देखिए आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में स्टडी करेंगे। थायराइड ग्लैंड की अगर आप स्थिति देखते हो तो देखो थायराइड ग्लैंड अपने जो गर्दन होती है, इस गर्दन की जो रूट होती है, इस गर्दन की रूट के ऊपर ऐसे जिसमें ऊपर की तरफ लेरिंग्स, नीचे ट्रेकिया, श्वास नलिका, और इस ट्रेकिया के दोनों तरफ बाइलोब्ड नामक एक संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, थायराइड ग्लैंड। इसमें एक राइट लोब होती है और एक होती है लेफ्ट लोब। ये दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी होती हैं जिसे हम बोलते हैं इस्थमस। इसे हम क्या बोलते हैं, इस्थमस। ठीक है, ये तो हो गई इसका स्ट्रक्चर। अगर हम इसका एक टी यानी इसका सेक्शन काट के इसकी अगर हम एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो इसकी एनाटॉमी की स्टडी करते समय हमें निम्न प्रकार की संरचना हमें नजर आएगी। इसके अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं ऐसे, और इन फॉलिकल्स के अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होती है, फॉलिकुलर सेल्स। क्या प्रेजेंट होती है, फॉलिकुलर सेल्स। ऐसे इन्हें बोलते हैं फॉलिकुलर सेल्स। और ये पूरा क्या है, फॉलिकल है। और इसके अंदर की तरफ इन फॉलिकुलर सेल्स के बीच के अंदर एक कोलाइडल फॉर्म में लिक्विड भरा रहता है जिसे बोलते हैं थायरोग्लोबुलिन। क्या भरा रहता है, थायरोग्लोबुलिन। ठीक है, और इन फॉलिकल्स के बीच बीच के अंदर कुछ सेल्स पाई जाती है ऐसे, जिन्हें हम बोलते हैं पैरा फॉलिकुलर सेल्स। इन्हें क्या बोलते हैं, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। जो थायरोग्लोबुलिन है ये बीच में होता है, और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती हैं ये अंदर की तरफ ये किसका सिक्रेशन करती हैं, दो प्रकार के हार्मोन हैं, T3 और T4। T3 और T4 दो प्रकार के हार्मोन हैं, जबकि ये किसका सिक्रेशन करती है, कैल्शिटोनिन का। किसका सिक्रेशन करेगी, कैल्शिटोनिन का। अतः इस थायराइड ग्लैंड के द्वारा कितने प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, 3 प्रकार के हार्मोन सिक्रेट होते हैं। T3 जिसे हम ट्राई आयोडो थायरोनाइन, और T4 को हम टेट्रा आयोडो
थायरोनाइन, जिसे हम थायरोक्सिन भी बोल सकते हैं। और तीसरा है कैल्सीटोनिन। हम जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन है वो T3 और T4 है, और T3 और T4 में भी T4 हार्मोन जिसे हम थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, हम इसकी डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जिस हार्मोन की स्टडी करेंगे वो है थायरोक्सिन हार्मोन। देखो, इन दोनों हार्मोन का अगर कंपैरिजन किया जाए तो ये तो लगभग 80% सीक्रेट होता है, जबकि ये कितना होता है 9 to 10%। इसका इफेक्ट शॉर्ट टाइम के लिए होता है। सॉरी, ये T4 वाला, इसको उल्टा बता दिया मैंने। ये तो होता है 9 to 10% और ये होता है 80% सिक्रेशन। ये शॉर्ट टाइम के लिए वर्क करता है, जबकि ये कम मात्रा में सीक्रेट होकर भी अधिक प्रभावी और लॉन्ग टाइम तक इफेक्टिव होता है। लॉन्ग टाइम इफेक्ट, ठीक है ना। अतः क्षमता इसकी ज्यादा है, क्वांटिटी इसकी ज्यादा है। क्षमता तो T3 हार्मोन की है, कम सीक्रेट होकर भी लंबे समय तक अधिक प्रभाव उत्पन्न करता है, जबकि ये अधिक मात्रा में सीक्रेट होकर भी कम समय के लिए इफेक्टिव होता है और अपना प्रभाव भी कम दर्शाता है। ठीक है ना। अब बात आती है थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। पहला है मेटाबॉलिक इफेक्ट। देखो, मेटाबॉलिक इफेक्ट में इस हार्मोन के प्रभाव से समतापी जंतुओं में, जो समतापी जंतु होते हैं उनमें ऊष्मा का अधिक उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होगा? ऊष्मा का, यानी हीट प्रोडक्शन मैक्सिमम होगा। किसमें? समतापी जंतुओं में। और ऊष्मा का प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो सीधी सी बात है, बाहरी ऊष्मा को ग्रहण करने की, सहन करने की क्षमता क्या होगी? इनमें कम होगी, यानी हीट के प्रति ये इनटॉलरेंस होंगे, असहनशील होंगे। दूसरा है, सर्दी के मौसम में यह ग्रंथि अधिक क्रियाशील हो जाती है। सर्दी के मौसम में यह ग्रंथि अधिक क्रियाशील हो जाती है, जिससे शरीर पर कई प्रकार के इफेक्ट पड़ते हैं। फिर आता है रिप्रोडक्टिव इफेक्ट। अगर थायरोक्सिन हार्मोन अगर प्रॉपर अपनी बॉडी में सीक्रेट नहीं होता है तो व्यक्ति में सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं आएगी, उसके जो गोनेड्स होंगे उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा रिप्रोडक्टिव इफेक्ट पड़ता है। और व्यक्ति में अगर सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आती है, वो लैंगिक रूप से परिपक्व नहीं होगा, तो सीधी सी बात है उसके शारीरिक विकास भी नहीं होगा, अन्य जो शारीरिक विकास होते हैं वो भी नहीं होंगे। फिर है ग्रोथ पर इफेक्ट।
थायरोक्सिन हार्मोन अगर प्रॉपर रूप से हमारी बॉडी में सीक्रेट नहीं होता है तो व्यक्ति की ग्रोथ भी अच्छे से नहीं होगी। उस व्यक्ति की जो ग्रोथ होनी चाहिए अपनी बॉडी के अंदर, स्केलेटन में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगी। फिर आता है एक होता है स्लिप, इफेक्ट ऑन स्लिप। यानी निंद्रा पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, मसल्स और नर्वस सिस्टम तंत्रिकाएं में जो सिनेप्स होता है, उनमें हमेशा कौन सी स्थिति बनाए रखेगा, उत्तेजना की स्थिति, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन की स्थिति को बनाए रखेगा। कौन सी स्थिति बनाए रखेगा, उत्तेजना की स्थिति बनाए रखेगा, जिससे क्या होगा, व्यक्ति कभी भी निद्रा की अवस्था में नहीं रहेगा। उसका ब्रेन यानी उसका तंत्रिका तंत्र हमेशा एक्टिव का एक्टिव ही रहेगा, अर्थात एक्शन पोटेंशियल की स्थिति में रहेगा। उनमें पोलराइज्ड स्थिति यानी विश्राम कला विभव उत्पन्न होगा ही नहीं। क्योंकि जिस प्रकार से अगर इस चीज को हम समझें कि ये तंत्रिका तंत्र है, यहां से सिग्नल यहां पर कब पहुंचता है, जब सिनेप्टिक ट्रांसमिशन होता है। ये सिनेप्स है, ठीक है। विश्राम स्थिति में बाहर की तरफ पॉजिटिव होता है, अंदर नेगेटिव होता है। लेकिन ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, इसके कारण देखो बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिविटी, बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिविटी। इसका मतलब अब इसको किसी ने टच कर दिया, यानी ये एक्टिव हो चुका है। और लगातार अगर यही स्थिति बनी रहती है, यहां से ट्रांसमिशन सिग्नल का होगा और कभी भी नर्वस सिस्टम न्यूट्रल स्थिति में नहीं आएगा। और न्यूट्रल स्थिति में नहीं आएगा तो व्यक्ति को स्लीपिंग की बीमारी होगी, लगातार व्यक्ति सोता ही रहेगा, मांसपेशी में क्या होगी, कमजोरी उत्पन्न होगी। अतः ये बहुत बड़ा प्रभाव उत्पन्न करता है, ठीक है। दूसरा है मेमोरी ग्लैंड पर क्या इफेक्ट डालता है, यानी जो ब्रेस्ट ग्लैंड होती है उनमें फैट के प्रोडक्शन को बढ़ाता है कौन, थायरोक्सिन हार्मोन। यानी जो मां का दूध होता है उसमें फैट की मात्रा को कौन बढ़ाता है, थायरोक्सिन हार्मोन ही बढ़ाता है, ठीक है। फिर आता है मेटामॉर्फोसिस पर। मेटामॉर्फोसिस पर किस प्रकार से देखो, जो एम्फीबिया है, उभयचर, एम्फीबिया का सदस्य है मेंढक, और मेंढक के लार्वा को बोलते हैं टेडपोल लार्वा। और टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस की क्रिया के द्वारा, कायांतरण की क्रिया के द्वारा किसमें बदलता है, एडल्ट में बदलता है, यानी फ्रॉग में, मेंढक में बदलेगा। इस टेडपोल लार्वा से एडल्ट में बदलने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है ना। यानी टेडपोल लार्वा का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो सीक्रेट करती है TSH हार्मोन, और टेडपोल लार्वा की जो थायराइड ग्लैंड है उस पर जाकर ये TSH हार्मोन कार्य करेगा, और इसके बदले में थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करती है T4 हार्मोन।
और T4 हार्मोन के प्रभाव से ये लार्वा टेडपोल लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होता है। T4 को हम बोलते हैं थायरोक्सिन हार्मोन। अतः अगर पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH सीक्रेट नहीं होगा और थायराइड ग्लैंड अगर T4 हार्मोन का सीक्रेशन नहीं करेगी तो कभी भी टेडपोल लार्वा एडल्ट में नहीं बदलेगा। अर्थात लार्वा से एडल्ट में बदलने की क्रिया विधि को हम क्या कहते हैं? कायांतरण कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अतः एंफीबिया के जीवों के अंदर कायांतरण के अंदर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है थायरोक्सिन हार्मोन। कुछ जीवों के अंदर नियोटेनिक का मतलब होता है कि लार्वा अवस्था में ही बना रहता है। नियोटेनिक को भी प्रभावित करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको बताते हैं कि नियोटेनिक को भी प्रभावित करता है। नियोटेनिक अगर लार्वा लंबे समय तक लार्वल अवस्था में ही बना रहे तो उसमें लार्वा के अंदर ही रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं? नियोटेनिक। और ये किस कारण से होता है? इसका सबसे बड़ा जो रीजन है, फॉर एग्जाम्पल एक जीव का हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे सैलामेंडर। इसका लार्वा कहलाता है एक्सोलेटल लार्वा। जिस समुद्र में यह लार्वा पाया जाता है, अगर उस पानी के अंदर वाटर में अगर आयोडीन की कमी है, किसकी कमी है? आयोडीन की अगर उस पानी में कमी है तो ये लार्वा किसका सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा? थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण नहीं हो पाएगा। किसमें? थायराइड ग्लैंड में। क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? आयोडीन की आवश्यकता पड़ती है। और जिस पानी के अंदर अगर आयोडीन की कमी है और उसमें अगर ये एक्सोलेटल लार्वा है तो ये एक्सोलेटल लार्वा कभी भी एडल्ट में नहीं बदलेगा और ये एक्सोलेटल लार्वा ही रिप्रोडक्शन क्रिया करने लग जाता है। और उस स्थिति को यानी लार्वा का लार्वा अवस्था में ही रहना क्या कहलाता है? नियोटेनिक कहलाता है। अर्थात यहां पर भी नियोटेनिक के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? थायरोक्सिन हार्मोन रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है ना? ये तो हो गया अपना थायरोक्सिन हार्मोन के बारे में। दूसरा हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस PO4- फॉस्फेट आयन की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। अपने ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को और फॉस्फेट की मात्रा के नियमन का कार्य कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ कैल्सिटोनिन मुख्य रूप से। ठीक है ना? अब आती है इसकी एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड में क्या क्या एबनॉर्मल कंडीशन उत्पन्न हो सकती है। ठीक है ना? एबनॉर्मलिटी का मतलब हो गया जैसे हाइपर सिक्रेशन से क्या स्थिति उत्पन्न होगी और हाइपो सिक्रेशन से क्या होगी। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हाइपर थायराइडिज्म। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एबनॉर्मल कंडीशन
थायराइड ग्लैंड। यानी अगर थायराइड ग्लैंड अगर प्रॉपर तरीके से अपना कार्य नहीं करे, अगर प्रॉपर तरीके से उसकी साइज नहीं हो, अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो, तो उसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल कंडीशन, असामान्य अवस्था। और उसके अंदर दो ही चीजें हो सकती है, या तो ग्रंथि अति क्रियाशील हो जाए या ग्रंथि कम क्रियाशील हो जाए, नॉर्मल से भी कम हो जाए। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अति क्रियाशीलता, हाइपर थायरॉइडिज्म, अति क्रियाशीलता। यानी अगर थायराइड ग्लैंड अगर ज्यादा सिक्रेशन करती है हार्मोन्स का, थायरॉक्सिन हार्मोन का अगर ज्यादा सिक्रेशन करती है, तो किस प्रकार से हमारे में कोई बीमारी उत्पन्न होती है वो देखो। सबसे पहला होगा ग्रेव डिजीज। कौन सी बीमारी उत्पन्न होगी? ग्रेव डिजीज, ठीक है ना। और ग्रेव डिजीज एक कौन सी? ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सी डिजीज है? ऑटो इम्यून डिजीज। यानी हमारे शरीर के अंदर जो एंटीबॉडीज होती हैं वो TSH हार्मोन की तरह कार्य करने लग जाती हैं और वो थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट ज्यादा कर देती है, जिससे थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण बढ़ जाता है। इसके कारण कौन सी बीमारी होगी? ग्रेव डिजीज। इसे ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। यानी थायराइड ग्लैंड एंटीबॉडीज के कारण हाइपर स्टिमुलेट हो जाती है, अर्थात जो एंटीबॉडी है वो TSH हार्मोन की तरह कार्य करने लग जाती है, जिससे के कारण इसको क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज। जिससे क्या होगा? थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा होगा और श्वसन गति तीव्र हो जाएगी। इसके कारण क्या हो जाएगा? श्वसन गति तीव्र हो जाएगी, रोगी चिड़चिड़ा महसूस करेगा। रोगी क्या हो जाएगा? चिड़चिड़ा हो जाएगा, आंखें फूलकर बाहर आ जाती है। आंखें क्या हो जाती है? फूलकर बाहर आ जाती है, ठीक है। आदि लक्षण इस बीमारी के अंदर उत्पन्न होते हैं। दूसरा है थायराइड एडेनोमा। थायराइड एडेनोमा यानी कई बार यानी थायराइड ग्रंथि के जो उत्तक होते हैं, उन उत्तकों में ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, इसमें ट्यूमर उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया? ट्यूमर। अगर ट्यूमर उत्पन्न होगा, पहले मान लो 1000 कोशिकाएं थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन कर रही है, लेकिन अब ट्यूमर उत्पन्न होते, ट्यूमर क्या होता है? अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ द सेल्स का मास। अब इसमें 1000 की जगह लाखों कोशिकाएं, लगभग 1 लाख सेल्स किसका प्रोडक्शन करेगी? थायरॉक्सिन हार्मोन का प्रोडक्शन करेगी, जिससे कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी? थायरॉक्सिन हार्मोन का मात्रा बॉडी में बहुत अधिक हो जाएगी, जिससे ये ग्रंथि फूल जाती है और इसे बोलते हैं टॉक्सिक गोइटर। क्या बोलते हैं इसको? टॉक्सिक गोइटर होता है, ठीक है। यानी इसमें अगर ट्यूमर उत्पन्न हो जाता है तो इस ग्रंथि की साइज बढ़ जाएगी और इसे हम बोलेंगे टॉक्सिक गोइटर। जबकि इसे प्रॉपरली क्या बोलते हैं हम? थायराइड एडेनोमा। क्या बोलते हैं इसको? थायराइड एडेनोमा, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? जैसे इसके कई लक्षण उत्पन्न होते हैं, वो है ताप के प्रति असहनशीलता, ताप को सहन नहीं कर पाएगा इंसान, पसीना आएगा, और जो जीआई ट्रैक्ट होती है,
गैस्ट्रो इंटेस्टाइन जो ट्रैक्ट होती है उसमें मोटिलिटी बढ़ेगी, उसमें गतिशीलता बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होगा, डायरिया उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, डायरिया उत्पन्न होगा। ये तो हो गया हाइपर सिक्रेशन के कारण। अगर थायराइड ग्रंथि अगर ज्यादा सिक्रेशन करती है तो दो बीमारी होती है, ग्रेव डिजीज और थायराइड एडेनोमा। और लो सिक्रेशन के कारण देखो, अगर दूसरा है हाइपोथायरॉइडिज्म। पहला, अगर ये शिशुओं में ये स्थिति उत्पन्न होती है, शिशु के अंदर अगर जन्मजात ही थायराइड ग्लैंड अगर नहीं पाई जाती है तो थायरोक्सिन हार्मोन का उसमें सिक्रेशन नहीं होता, ठीक है ना। और उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म, जड़ मानवता। एक बीमारी उत्पन्न हो जाती है, जड़ वामनता, इसे बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्या बोलते हैं, क्रिटिनिज्म। और उसमें बच्चा प्रॉपर रूप से ग्रोथ नहीं कर पाएगा, बच्चे के जीभ बाहर निकलेगी, ठीक है, उधर बाहर रहेगा, मंद बुद्धि रहेगा, ठीक है, बौद्धिक विकास नहीं होगा, मानसिक उसका विकास नहीं होगा, ठीक है। फिर आता है, अब ये तो किसमें होता है, चाइल्ड में। अगर एडल्ट अवस्था के अंदर अगर यह ग्रंथि थायराइड ग्लैंड अगर थायरोक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन अगर कम करती है तो कौन सी बीमारी होगी, उसे बोलते हैं मिक्सिडेमा। एडल्ट अवस्था में, ठीक है ना। और इसके अंदर क्या होता है कि यानी गोइटर उत्पन्न हो जाते हैं, घेंगा रोग जिसे कहते हैं, ठीक है। इसमें भी व्यक्ति के अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी प्रॉपर रूप से नहीं होगी, उधर बाहर रहेगा, व्यक्ति मंद बुद्धि रहेगा, मानसिक रूप से उसका विकास नहीं होगा, आयु के अनुसार उस व्यक्ति के अंदर मानसिक विकास नहीं होगा, ठीक है ना। उसका स्केलेटन अजीबोगरीब तरीके का होगा। यह है आपके हाइपर सिक्रेशन से और हाइपोसिक्रेशन के कारण उत्पन्न होने वाली एबनॉर्मलिटीज, ठीक है। आज के लिए